हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को एनहांस करने के लिए और चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए टेंस की क्लासेस। हमने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने कंप्लीट कर लिया, पास्ट इंडेफिनेट हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में। ठीक है बच्चे, इसको सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर सिंपल भी बोला जा सकता है और फ्यूचर इंडेफिनेट भी बोला जा सकता है। अगर हिंदी के सेंटेंस में मैं बात करूं कि ऐसे कौन से वर्ड होंगे, ऐसे कौन से लेटर्स होंगे जो सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, जिनसे हम हिंदी का सेंटेंस देख के ये पहचान कर सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं आपको बता दूं, गा, की, गे, इस प्रकार के वर्ड जो है वो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में पहचान करनी है कि इंग्लिश के वाक्य को मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि इसमें फ्यूचर टेंस है या फिर कौन सा टेंस है। तो इंग्लिश के वाक्य में आपको बच्चे देखो दो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। या तो आपको देखने को मिलेगा सेल या आपको देखने को मिलेगा विल। ठीक है, सेल किस किस के साथ आता है? आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। और विल जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स बच गए, जितने भी बाकी प्रोनाउन बच गए, नाउन बच गए, उन सब के साथ विल का यूज होगा। ठीक बच्चे, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। बाकी जितने भी नाउन प्रोनाउन बचे हैं उन सब के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? विल लगेगी। लेकिन यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, ये तो ग्रामर में है, अगर ग्रामर में कहीं पे आपको लगाना होगा तो आई वी के साथ आप सेल ही लगाएंगे। लेकिन स्पोकन इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आजकल एडवांस ग्रामर में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दिया जाता है? विल लगा दिया जाता है। यानी आई और वी के साथ भी किसका यूज कर लिया जाता है? विल का यूज कर लिया जाता है। जैसे आई विल डू दैट एक्सेट्रा, है ना। तो स्पोकन इंग्लिश में तो आई वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामर में आज भी आपको आई और वी के साथ सेल का ही यूज करना पड़ेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा सकते हैं? विल लगा सकते हैं। अगर यहाँ मैं वर्ब की बात करूं कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में वर्ब कौन सी यूज होती है, तो मैं आपको बताऊं, इस टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंसेज में 6 टाइप के सेंटेंसेज जो हो जाएंगे ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच वाले इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो छहों ही सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और सभी टेंस में, सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। क्या होगा? सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आपने अगर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो। लेकिन फ्यूचर टेंस के सभी सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो। ठीक बच्चे, और सभी सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। अब हम आगे चल के ये देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज कब कब किया जाता है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज कर सकते हैं, तो आप समझने की कोशिश करना। फॉर डिसाइडेड एक्शंस फॉर फ्यूचर, ऐसी कोई काम, ऐसी कोई एक्शंस जो हमने भविष्य में करने के लिए डिसाइड किया है कि मैं ऐसा करूंगा। हो सकता है उनमें गा वर्ड आए या ना आए, ज्यादातर सेंटेंस में गा लास्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखना कि फ्यूचर की कोई डिसाइडेड एक्शन आपने कल के लिए, 1 घंटे बाद के लिए, 1 महीने बाद के लिए, 1 साल बाद के लिए कोई डिसाइड कर लिया ना कि मैं ऐसा करूंगा, तो उन सभी सेंटेंसेज में हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट का। जैसे ही विल गो टू पंजाब, वो पंजाब जाएगा। वी सेल स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम जो इन्होंने डिसाइड कर लिए, इस सेंटेंस में इसने कहा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूंगा, इन फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लिया। इसमें ये बोल रहा है कि ही विल गो टू पंजाब, वो पंजाब जाएगा। हो सकता है आधे घंटे बाद जा रहा हो सकता है 1 वीक बाद जा रहा हो सकता है 1 मंथ बाद जा रहा हो या 1 ईयर के बाद जा रहा हो, लेकिन ये भविष्य में करेगा। अभी जो टाइम पे हम खड़े हैं, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, उससे 1 मिनट बाद का टाइम भी क्या हो जाता है? फ्यूचर हो जाता है। 1 मिनट की क्या बात करूं, 1 सेकेंड बाद का जो टाइम है ना, वो भी फ्यूचर का है। जिस टाइम में हम बात कर रहे हैं उसे 1 सेकेंड बाद की भी अगर हम बात करेंगे ना, तो वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा इसका यूज देखते हैं। इन
टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस। बच्चे देखो, कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताए थे, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। यहां भी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। कंडीशनल जो वर्ड है, कंडीशनल जो वर्ड है ना, वो बना हुआ है कंडीशन से। किससे बना हुआ है? कंडीशन से बना हुआ है। कंडीशन के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग कंडीशन का होता है शर्त लगाना, और दूसरा कंडीशन का मीन होता है स्थिति। तो यहां पर ये जो कंडीशनल वर्ड यूज हुआ है वो शर्त के तौर पे यूज हुआ है। तो यानी अगर हम कोई ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनमें शर्त लगाने की तौर पे कोई बात की जाती है, जैसे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हुए बिना ऐसा नहीं होगा, इस तरीके के सेंटेंस अगर हम बनाते हैं ना, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हुए बिना ऐसा नहीं होगा, इस टाइप के सेंटेंसेज में हमेशा क्या होते हैं? दो सेंटेंस होते हैं। एक तो इफ क्लोज होता है, या फिर डिपेंडेंट क्लोज होता है, और एक मेन क्लोज होता है। ठीक है, दो वाक्य होते हैं। एक तो डिपेंडेंट क्लोज होता है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है, ठीक है, और एक मेन क्लोज होता है। जैसे यहां मैं बात करूं तो ये तो है अपना इफ क्लोज, ये है अपना मेन क्लोज। ठीक है, तो इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई सेल नॉट गो टू मार्केट, अगर बारिश होगी तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। वास्तव में देखा जाए तो यहां पर ये जो पहला सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं तो ऐसे बनेगी, अगर बारिश होती है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ताहे तिये का यूज किया जाता है, तो सेंटेंस बनेगा, अगर बारिश होती है तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। लेकिन बोला ऐसे जाता है, अगर बारिश होगी तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बच्चे देखते हैं कि दोनों में गा लगा हुआ है, तो क्यों ना दोनों ही सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में लिख दें। इसको भी फ्यूचर में लिख देते हैं और इसको भी फ्यूचर में लिख देते हैं। पर ऐसा नहीं होता बच्चे। एक जो इफ क्लोज होता है, या जिसमें कोई टाइम वर्ड लगा हुआ आता है, इफ लगा हुआ आता है, अनटिल लगा हुआ आता है, बिफोर लगा हुआ आता है, अनलेस लगा हुआ आता है, वो सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, और जो दूसरा सेंटेंस हमारा होगा ना, वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। ठीक है बच्चे, अब ध्यान देने की बात है, एग्जाम में क्या करते हैं, यहां पर भी विल लगा देते हैं। इफ इट विल रेन, क्या लगा देते हैं? इफ इट विल रेन आई सेल नॉट गो टू मार्केट, दोनों को ही फ्यूचर में बना देते हैं। और हम वाक्यों को पढ़ते हैं कि अगर बारिश होगी तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो आप सोचते हैं कि बारिश होगी तो बाजार नहीं जाऊंगा, दोनों में गागे गी आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे, ध्यान से समझना। पहला जो इफ क्लोज वाला सेंटेंस होता है, जिसमें इफ अनलेस वगैरह आता है, जिसमें शर्त लगाई जाती है कि अगर ऐसा होगा, या इसके बिना ऐसा होगा, या जब तक ऐसा होगा, इस प्रकार का जो वाक्य होता है ना, वो होता है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। और जो बाद वाला सेंटेंस होता है कि मैं ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा, वो वाला सेंटेंस बनेगा हमारे इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। याद रहे, रिया विल टर्न ऑफ द टीवी, रिया टीवी को बंद कर देगी, एज आई गो होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, जैसे ही मैं घर जाऊंगा ना, रिया टीवी को बंद कर देगी। जैसे ही, देखो यहाँ पर एज वर्ड लगा हुआ है, टाइम बता रहा है कि जैसे ही, यानी जिस समय मैं घर जाऊंगा रिया टीवी को बंद कर देगी। दोनों ही सेंटेंस में गागेगी लगा हुआ आ रहा है। अगर जैसे ही मैं घर जाऊंगा वो टीवी बंद कर देगी, तो हम गलती क्या करते हैं, दोनों में फ्यूचर टेंस रख देते हैं। अब इस वाले सेंटेंस में तो फ्यूचर ही आएगा, लेकिन जिसमें एज लगा हुआ है, अनटिल लगा हुआ है, टिल लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है, अनलेस लगा हुआ है, वो सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आएगा। कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, याद रखना। तो आज वाले जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है उसका यूज किया जाता है टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में। कौन से में? टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में, याद रहे। थर्ड इसका यूज जो है वो है भविष्य में गठित होने वाली घटनाओं के लिए। ये वाला और ये वाला दोनों ही यूज सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ ऐसे काम जो हमने भविष्य के लिए सोच रखे हैं कि मैं करूंगा, डिसाइड कर लिया, या यहाँ ऐसे काम जो भविष्य में होंगे या डिसाइड कर लिए, एक ही बात है। जैसे इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, ही विल बिकम ए डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगा।
अब इसने डॉक्टर बनने का डिसाइड कर लिया, डॉक्टर का कोर्स कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि ऐसा करेगा। ठीक है, तो टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 0 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल और टाइप 3 कंडीशनल, ऐसे करके 0 से लेके 3 तक होते हैं कंडीशनल, 4 टाइप के होते हैं। सभी मैं आपको अलग लेसन में पढ़ाऊंगा, तब सिखा दूंगा कि कंडीशनल का मीन क्या होता है। यहाँ आप इतना ही समझो कि टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर टेंस लगाते हैं एक वाक्य में तो, और दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। एग्जाम में एरर कैसा देगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब विल लगा देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चे, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। फ्यूचर बताने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम हेल्पिंग वर्ब विल या क्या लगा सकते हैं, सेल लगा सकते हैं। या तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, या हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, सेल लगाएंगे, जिससे फ्यूचर टेंस की बात हो सके, यानी भविष्य के टाइम की बात हो सके कि भविष्य में मैं ऐसा करूंगा या वो ऐसा करेगा। लेकिन सेल और विल के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर एक्शंस को डिनोट करते हैं, जो हमें भविष्य के कार्य करने के बारे में बताते हैं। इनमें सेल और विल नहीं आता है, इनमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वगैरह लगी हुई आती है, तो भी ये फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। जैसे पहले वर्ड की बात करूं, गोइंग टू, क्या लिखा हुआ है, गोइंग टू। अगर कभी भी आप बोलेंगे ना कि मैं ऐसा करने वाला हूं या ऐसा करने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उठ के ऐसा काम करने जा रहा हूं, मैं करने जा नहीं रहा हूं अभी उठ के, मैं भविष्य में ये काम करूंगा। जैसे मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी खरीदने अभी जा रहा हूं उठ के, इसका मतलब है कि मैं अगले महीने गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, या अगले अगले महीने गाड़ी खरीदने वाला हूं, इसका ये मतलब है। तो ऐसा करने वाला हूं, ऐसा करने जा रहा हूं, या ऐसा करूंगा। गोइंग टू का यूज भविष्य के लिए तब किया जाता है जब हम ये कहें कि कोई काम निकट भविष्य में संपन्न होगा। कब होगा, निकट भविष्य में। हो सकता है 10 दिन बाद होने वाला हो सकता है 20 दिन बाद होने वाला हो, या हो सकता है 1 महीने बाद कोई काम होने वाला हो। तो ऐसे कामों के लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो विल और सेल नहीं लगाते, विल और सेल नहीं लगाते। ऐसे कामों में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, इज, एम और आर। हम ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे अगर इसमें को मैं फ्यूचर टेंस में बनाना चाहूँ, आप चाहें तो इनको फ्यूचर टेंस में भी बना सकते हैं, लेकिन आप वाला वाला सेंस लेके आना चाह रहे हैं, या ऐसा करने जा रहा हूं वाला सेंस ला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस नहीं, आपको गोइंग टू यूज करना पड़ेगा। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाऊंगा, सेंटेंस बनेगा आई सेल बाय ए कार, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। क्या बना, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, दूंगा, क्या बना, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। अगर इसको गोइंग टू से बनाते, आई एम गोइंग टू बाय ए कार, मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं या खरीदने वाला हूं। इसका मीन वो अभी उठ के नहीं जा रहा खरीदने, वो निकट भविष्य में ये काम करेगा। हो सकता है 10 दिन बाद हो या 1 महीने बाद हो, लेकिन वो गाड़ी खरीदेगा। इट विल रेन, बारिश होगी। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। बारिश होगी, इसमें तो पता नहीं कब होगी, अगले सप्ताह होगी या 1 महीने बाद होगी, लेकिन इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। हो सकता है 2-4 घंटे बाद की बात कर रहा हो, 1 घंटे बाद की बात कर रहा हो, आधे घंटे बाद की बात कर रहा हो। तो जब निकट भविष्य में किसी काम के होने की बात होती है ना, तो हम विल, सेल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करने के बजाय किसका यूज करते हैं, गोइंग टू का यूज कर लेते हैं। तो एक तरीका ये भी है भविष्य बताने का। ठीक बच्चे, आगे चलते हैं। दूसरा तरीका है भविष्य के कामों को बताने का, अबाउट टू। अबाउट टू का मीन भी होता है ऐसा करने वाला हूं, वाली है, वाले हैं, या ऐसा होने ही वाला है। अब दोनों में फर्क क्या है, अबाउट टू में और जो पीछे मैंने बताया था आपको गोइंग टू में, दोनों में फर्क इतना ही है, अबाउट टू में कोई काम कुछ मिनट या कुछ घंटे बाद करने ही वाला है, और गोइंग टू में वो काम हो सकता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 महीने बाद भी करता हो। लेकिन अबाउट टू में कुछ समय बाद ये काम होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आधा घंटा लग जाए या 1 घंटा लग जाए बस। लेकिन गोइंग टू में 1 महीने की बात भी हो सकती है। अबाउट टू में तुरंत कोई काम होने वाला है। जैसे फ्यूचर एक्शंस के लिए अबाउट टू का यूज भी किया जाता है, और अबाउट टू का यूज भविष्य के लिए तब किया जाता है जब हम ये कहें कि कोई काम शीघ्र ही संपन्न होने वाला है। मान लो ऐसे टेंस में भी, ऐसे सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं,
इज एम आर लगाते हैं। अब मैं गोइंग टू और अबाउट टू में आपको डिफरेंस बताता हूं। ये तो है गोइंग टू, ठीक, ये है अबाउट टू। अब दोनों का यूज किया जाता है भविष्य में होने वाले कामों के लिए। गोइंग टू में मैं बोल रहा हूं कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, मतलब हो सकता है 1 मंथ बाद खरीद रहा हो सकता है 1 महीने बाद खरीदे। लेकिन अबाउट टू जब बोलेगा ना मैं गाड़ी खरीदने वाला हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो शोरूम में ही खड़ा है। कहाँ खड़ा है? वो शोरूम में ही खड़ा है और कुछ मिनट में या कुछ घंटे में गाड़ी खरीदने वाला है। ये डिफरेंस है अबाउट टू और गोइंग टू में। दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही जो वर्ड हैं उन दोनों में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर लगा देते हैं। ही इज अबाउट टू कम, वो आने ही वाला है, यानी 10-20 मिनट में आने ही वाला है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन निकलने ही वाली है। अब ट्रेन के 1 महीने बाद वाली ट्रेन के लिए तो हम यूज नहीं करेंगे ना कि ट्रेन 1 महीने बाद निकलने वाली है। तो अबाउट टू यानी कुछ मिनट में ट्रेन जाने वाली है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? अबाउट टू का यूज करते हैं। यह भी हमें फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है, फ्यूचर एक्शन के बारे में बताता है। अबाउट टू बिल्कुल नजदीक के एक्शन के बारे में बताता है, और गोइंग टू आगे जो एक्शन होगी, हो सकता है महीने भर बाद हो या 2 महीने भर बाद हो, उनके बारे में बताता है गोइंग टू। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। एक स्ट्रक्चर और है अकेला टू। अकेला टू क्या करता है? अकेला टू भी फ्यूचर में होने वाली एक्शन के बारे में बताता है। जैसे मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है। भविष्य में जो काम करने की बात करेगा ना कि मुझे ऐसा करना है, निकट भविष्य में ही, उनके लिए हम अकेले टू का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है? इज एम आर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में अबाउट टू की जगह अकेले टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मुझे घर जाना है, आई एम टू गो होम, ही इज टू स्टडी, उसे पढ़ना है। मुझे घर जाना है, उसे पढ़ना है। नेक्स्ट जो चौथा यूज है इसका, भविष्य में होने वाले ऐसे काम जिनका समय निश्चित है, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। ये अलग से यूज आ गया, अब ध्यान रखना। भविष्य में होने वाले ऐसे काम जिनका समय निश्चित है, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। जरूरी नहीं उनको हम फ्यूचर में बनाए। ये रूल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी समझा दिया था कि भविष्य के कोई डिसाइडेड काम जिनकी तैयारियां अभी से चल चुकी है, ऐसे कोई डिसाइडेड काम जिनकी तैयारियां अभी से चल चुकी है, वो सेंटेंस को हम भविष्य में ना लिख के उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ये रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था और फ्यूचर इंडेफिनिट में बता रहा हूं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पंजाब ऑन 21 मार्च, प्राइम मिनिस्टर 21 तारीख को पंजाब जाएंगे। यहाँ पर आ तो फ्यूचर का रहा है सेंस, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए आने की जो विजिट करने की जो तैयारियां हैं वो अभी से चल चुकी है। अगर जनरल हम कोई बात करते हैं कि मैं 10 तारीख को पंजाब जाऊंगा, तो मेरे लिए तो कौन सी तैयारियां होगी? वहां पर कुछ नहीं होगा ना, तो वहां तो फ्यूचर आएगा। लेकिन ऐसा कोई काम जिनकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है, ऐसे काम के लिए हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं फ्यूचर का यूज किए बिना। ठीक है, जबकि काम फ्यूचर का है लेकिन टेंस कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलें। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वाक्यों से भी फ्यूचर एक्शन को बताया जा सकता है। भविष्य की जो एक्शन है ना कि मैं ऐसा करूंगा, इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी बताया जा सकता है। जैसे मान लो मैं 20 तारीख को दुबई जाऊंगा, तो मैं अपने दोस्तों को ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं 20 तारीख को दुबई जाऊंगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि तुम्हारा भाई 20 तारीख को दुबई जा रहा है। क्या बोल सकता हूं? कि तुम्हारा भाई है ना 20 तारीख को दुबई जा रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा भाई 20 तारीख को दुबई जाएगा। मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा भाई 20 तारीख को दुबई जा रहा है। भविष्य का जो काम बता रहा हूं ना कि मैं ऐसा करूंगा, उसको मैं रहा है मैं बता रहा हूं। किस में बता रहा हूं? रहा है मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा भाई 20 तारीख को दुबई जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा देते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू इंग्लैंड टुमारो, हम कल इंग्लैंड जा रहे हैं या जाएंगे। इनको हम फ्यूचर इंडेफिनेट में भी बना सकते हैं और
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हैं, याद रहे। ही इज कमिंग ऑन 31 दिसंबर, वो 31 तारीख को आएगा या वो 31 तारीख को आ रहा है, ऐसा भी बोला जा सकता है और आएगा भी बोला जा सकता है। ठीक है बच्चे, ये भी समझ में आया आपको। यानी हम फ्यूचर इंडेफिनेट जो टेंस आज पढ़ रहे हैं उसके वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बोलने के बजाय ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, भविष्य में ऐसा करने जा रहा हूं, तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है मैं, मस्ट एंड लेट से भी फ्यूचर टेंस के वाक्य बनाए जा सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, इट में रेन टुडे, आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, मैं से बनाना। ही मस्ट कम, आज वो जरूर आएगा। तो लेट से, मस्ट से और मैं से भी भविष्य के वाक्य बनाए जा सकते हैं, इनसे भी फ्यूचर के बारे में बताया जा सकता है। तो आपने क्या सीखा कि एक विल और सेल दो ही ऐसे वर्ड नहीं है जो हमें भविष्य के बारे में बताएंगे। मस्ट भी भविष्य के बारे में बताता है, लेट भी फ्यूचर के बारे में बताता है, मे भी फ्यूचर के बारे में बताता है, इज, एम, आर भी आपको फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको टू भी फ्यूचर के बारे में बता सकता है, अबाउट टू भी आपको फ्यूचर के बारे में बता सकता है, और गोइंग टू भी आपको फ्यूचर के बारे में क्या, गोइंग टू भी आपको फ्यूचर के बारे में बता सकता है। ये सारी चीजें हमें सीखने को मिली। अब आगे चलते हैं, देखो एक्सरसाइज देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव भी जिनका वो बोला जाता है। आई सेल गो टू जापान, मैं जापान जाऊंगा, आई के साथ सेल का यूज हुआ है। ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। वी विल अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग अटेंड करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो है जिनमें नोट लगता है, आई सेल नॉट वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम नहीं करूंगा। ही विल नॉट गो टू जापान, वो जापान नहीं जाएगा। रिया विल नॉट कम, रिया नहीं आएगी। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। क्या? ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है और जो हमेशा किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो देखो, विल यू वर्क इन अ बैंक, क्या तुम बैंक में काम करोगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल रिया कम टुडे, क्या रिया कल आएगी। विल ही अटेंड द मीटिंग, क्या वो मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है, ये हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन सब का आंसर यस नो में दिया जा सकता है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि इसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता, तो वो कौन सा होता? क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होता है जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन वगैरह लगे हुए आते हैं। ठीक है, यह है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। विल यू नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या तुम बैंक में काम नहीं करोगे। ये वाला सेंटेंस भी जो ऊपर वाला सेंटेंस है वही है सेम। फर्क इतना सा है कि नोट और विल को मिला के यहाँ कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म बना दी गई। जैसे इज नॉट का इजंट बनता है, डू नॉट का डोंट बनता है, वैसे विल नॉट का विलेंट नहीं बनता है, याद रख लेना। विल नॉट का बनता है वोंट, क्या बनेगा? वोंट बनेगा विल नॉट का। तो यहाँ वोंट यू वर्क इन अ बैंक, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। विल रिया नॉट कम टुडे, क्या रिया आज नहीं आएगी। सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है इस वाले में और ऊपर वाले में। इसमें कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म विल नॉट का वॉन्ट बना दिया गया है और इसमें विल और नॉट को अलग अलग रखा गया है। अब आप कहेंगे सर सेल नोट का भी कोई कॉन्ट्रेक्शन बनता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, सेल नोट का कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं बनता, लेकिन कई बार इंग्लिश में इसको जब स्पोकन इंग्लिश का यूज करते हैं ना, तब इसको हम सेंट बोल सकते हैं। वैसे इसका बनता नहीं है, सेल नोट का सेल नोट ही रहता है हमेशा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सेल नोट को सेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, SHANT। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जो WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे वेयर विल यू वर्क, तुम कहाँ काम करोगे। वाई विल यू गो टू जापान, तुम जापान क्यों जाओगे। ऐसे सेंटेंस में जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं इनमें टाइम, प्लेस, रीजन, इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे वेयर में प्लेस पूछा गया है, प्लेस पूछा गया है। वाई में रीजन पूछा गया है। और वेयर विल यू लिव इन लंदन, तुम लंदन में कहाँ रहोगे, जगह के बारे में यानी प्लेस के बारे में पूछा गया है। इसी सेंटेंस को नेगेटिव भी बना सकते हैं। वाई विल यू नॉट वर्क, तुम काम क्यों नहीं करोगे। वाई वॉन्ट यू वर्क, सेम है दोनों। वाई विल यू नॉट कम टुडे, तुम आज क्यों नहीं आओगे। वाई विल यू नॉट कम, वाई वॉन्ट यू कम टुडे। ठीक है, तो ये इसी का कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म बना हुआ है। नोट जो है वो विल के साथ लग के वॉन्ट बन गया, यू बाद में चला गया, है ना। आगे चलते हैं। विल नॉट का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो वॉन्ट होता है।
सेल नोट का एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसको सेंट के नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। और आई विल और आई सेल को आई लिखा जाता है, क्या, आई, फिर एपोस्ट्रोफे लगा देते हैं और फिर डबल एल लगा देते हैं, आई लिखा जाता है, ठीक है। देखते हैं नथिंग, नोवेयर एंड नेवर। ऐसे वर्ड होते हैं, नथिंग के अलावा नन भी हो सकता है, इनके अलावा नो वन भी हो सकता है, काफी वर्ड है, ऐसी बात नहीं है, जो अपने आप में ही नेगेटिव का सेंस देते हैं। ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए नोट नहीं लगाना पड़ता, आप किसी भी सेंटेंस में देख लो नोट नहीं लगा हुआ। जैसे आई सेल टेल यू नथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आई सेल गो नोवेयर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई नेवर सेल टेल यू, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। इनमें जितने भी वर्ड हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, ये तीनों के तीनों ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनमें नोट नहीं लगा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो आज का टेंस यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लेसन को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट लेसन के लिए बाय बाय।